हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रुप टी के लिए जो PYQs हैं साइंस स्पेसिफिक, उसके मॉक टेस्ट। और इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट लगाने वाला हूं और इसे लाइव में आपको दिखाऊंगा। आई होप इससे टेक्स्ट बुक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें टोटल अगर आप देखें तो 100 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट टोटल 101 साइंस के टेस्ट हैं। सोचिए, और हर पेपर में 25 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है 2500, कम से कम 2500 क्वेश्चन हो जाता है। तो सोचिए, अगर हमने सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए तो ऑलमोस्ट आपके पास 2500 साइंस के क्वेश्चन का स्टॉक होगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आप क्या ही प्रिपेयर करोगे। तो मैं PYQ बेस्ड पे कोशिश करूँगा टेक्स्ट बुक ऐप पे आप लोगों के साथ टेस्ट लगाने का, जिसके थ्रू आप लोगों का रिवीजन होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली इसमें मैंने ऑलरेडी 4-5 टेस्ट लगा रखा है और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा अगर मैं इसे आपके साथ शेयर करूं तो आपका भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 7 जो कि 1 दिसंबर 2025 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। आप ये जानते होंगे कि सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और फिर कंडीशंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फॉर्म डैश डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब आपसे कह रहा है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कहाँ का इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है। तो हम सब जानते हैं इम्प्योर मेटल को हम कनेक्ट ही एनोड पे करते हैं। जो इम्प्योर मेटल होता है उसे हम एनोड पे कनेक्ट करते हैं और प्योर मेटल हमें कैथोड पे मिलता है। तो जो इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होने वाला है वो कहाँ से डिसॉल्व होगा? तो इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइट से वो कैथोड पे चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू फाउंड इन एनिमल। मतलब आपको ऐसा ग्रुप बताना है जिसमें एनिमल टिश्यू के सारे टाइप हो। पहला में है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू कुछ होता नहीं है। दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। खैर, तीसरा है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। और चौथा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। तो अगर आप गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा जो टिश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है वो सेकंड ऑप्शन में है, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा। फिर तीसरा प्रश्न है, विच प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट दैट गिव प्लांट देयर येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो कौन सा प्लास्टिड उन्हें ये अलग अलग कलर देता है? तो आप जानते हो 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ग्रीन के अलावा जो कलर देने वाला प्लास्टिड है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन के लिए है और ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट के लिए है। चौथा प्रश्न है, विच प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार इज ऑलवेज डिफरेंट। मतलब आइसोबार में क्या डिफरेंट होता है? तो हम सब जानते हैं आइसोबार ही मास नंबर के कारण है। आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर के कारण होता है, जबकि आइसोबार मास नंबर के कारण होता है ना। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ आइसोबार इज ऑलवेज डिफरेंट, सॉरी, तो आइसोबार में मास तो सेम हो गया, इसने डिफरेंट पूछा था, तो हमें एटॉमिक नंबर पे इन चीजों का भी देखो ध्यान रखना पड़ता है। इसने डिफरेंट पूछा है, सेम मास होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। अगला, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इज रिलीज्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न। तो हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और किसी भी फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही। आगे कह रहा है, इफ टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ये आप लोगों ने मेंडल एक्सपेरिमेंट पर रखा है, and capital R is dominant over small r, identify the genotype of plant that shows short height and round seeds। मतलब हाइट शॉर्ट होना चाहिए, और हम सब जानते हैं हाइट शॉर्ट तभी होगा जब कॉम्बिनेशन में स्मॉल टी होगा, और स्मॉल टी एक ही जगह पे है, तो हम ज़्यादा कुछ पढ़ते ही नहीं है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कन्फर्म दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक। मतलब कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या नहीं है। तो पहले में है, मिथाइल ऑरेंज येलो शो करे और फेनोफ्थलीन पिंक शो करे और लिटमस ब्लू शो करे। हम सब जानते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस ब्लू से रेड हो जाता है, तो पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाए, फेनोफ्थलीन कलरलेस रहे और लिटमस रेड हो जाए।
तो मिथाइल ऑरेंज का दो तरह का कलर होता है, एक रेड हो जाना और एक येलो हो जाना। तो ये वाला पोर्शन सही है, एसिड में रेड हो जाता है और उसमें इस ऑप्शन में देखोगे तो ये येलो है इसलिए गलत हो गया। फेनोफ्थलीन को कलरलेस बता रहा है, ये ठीक है। लिटमस को ब्लू कर दिया इसलिए गलत है। मिथाइल ऑरेंज को रेड किया और इसको पिंक कर दिया इसलिए ये भी गलत है। तो आप अगर सही वाला नहीं भी जानते हो और गलत वाला भी पता लगा लो तो आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो वास डिफरेंस हम सब जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे अवेलेबल होता है, तो ये हमारे ग्लैंड के पास होता है अवेलेबल। सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन, स्पर्म प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा, मेन यही होगा। जो वास डिफरेंस है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा तक स्पर्म को, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो पहला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर वेयर लाइंस आर क्लोज्ड, ये तो गलत है। जहां लाइन क्लोज होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, नॉट वीकर। दूसरा है फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो कह रहा है फील्ड लाइन जो है वो इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है। तो ये सही होता अगर आउटसाइड होता, इनसाइड तो नहीं होता ऐसा। फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट पोल्स, तो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये आप जानते हो। फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये सही है। आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होता है, साउथ पे जाके खत्म हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का क्या काम होता है सेल में? तो हम सब जानते हैं ये डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल, यानी इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं ना, सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड का अगर दूसरा नाम मैं आपको बताऊं जो प्रॉपर साइंटिफिक नाम है तो वह है मिथानोइक एसिड। और मीथ का मतलब ही होता है एक कार्बन, तो इसमें दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, तो एक ही जगह एक कार्बन है, उससे भी आप पता लगा सकते थे मिथानोइक का फॉर्मूला HCOOH होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसमें से किसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट को ही नहीं करेंगे एक्चुअली। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहे हैं, एसिटिक एसिड, मीथेन, इथेनॉल, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सोडियम कार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूनिफॉर्म मोशन? मतलब आपको इनकरेक्ट चूज करना है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। द एक्सेलरेशन इज जीरो, ये तो सही बात है, गलत थोड़ी है। दूसरा है द वेलोसिटी रिमेन अनचेंज्ड, ये भी सही है। यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी सही है। स्पीड वेरीज कंटिन्यूसली, कैसे वेरी करेगा? अगर वेरी करेगा तो यूनिफॉर्म कैसे होगा? इसलिए डी हमारा ऑप्शन होना चाहिए था। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहां भी नॉट करेक्ट पे जाना है। इन अ प्रिज्म द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर ऑलवेज पैरेलल, किसी प्रिज्म में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमेशा पैरेलल होते हैं, क्या ये सही है? दूसरा है द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, क्या ऐसा है? इन द प्रिज्म इमर्जेंट रे बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म व्हेन इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम बेस साइड। तीसरे में कह रहा है कि इमर्जेंट रे जो है वो बेस की ओर बेंड हो जाता है जब रे ऑफ लाइट बेस से आ रहा हो दूसरे साइड से। और तीसरे में कह रहा है इन अ प्रिज्म डिस्पर्जन कैन नॉट अकर इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, तो कह रहा है प्रिज्म में डिस्पर्जन होगा अगर व्हाइट लाइट यूज किया जाए तो, ये सही है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ऑलवेज पैरेलल होते हैं प्रिज्म में, ये कैसे हो सकता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे कभी भी पैरेलल प्रिज्म में होगा ही नहीं। अगला प्रश्न है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन स्ट्रेट अप एंड रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए मैक्सिमम हाइट 20 मीटर का है, जी आपने यहाँ पे यूज किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनिशियल स्पीड देखिए ये न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि मैंने राइटिंग ऑप्शन चूज नहीं किया हुआ है फिलहाल, पर मैं बता देता हूँ हम इसे कैसे करेंगे। हमारे सामने S अवेलेबल है, G अवेलेबल है, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जब भी किसी चीज को किसी हाइट पे फेंक रहे हैं तो V उसका 0 हो जाता है, और हमसे U पूछ रहा है। तो आपसे U पूछ रहा हो और S पता हो और A पता हो तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, और इस केस में V तो 0 है तो 0 इक्वल टू U का स्क्वायर करेंगे, U का स्क्वायर हमें पता नहीं है। 2GH करेंगे तो 2 इंटू 20 इंटू 10 करेंगे तो 40 10 400, और चूंकि G को माइनस में लेना है क्योंकि ऊपर जा रहा है तो 400 का रूट कर दो तो आंसर 20 आ जाएगा।
तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है। An object is placed 30 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. What will be image distance v? देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 15 है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर किसी फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 हो जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है और कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ हो, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, तो -30 हो जाएगा आंसर, है ना। इमेज भी सी पे बनेगा एंड वो माइनस होगा। अगला प्रश्न है, अ नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ इतना एक्ट्स ऑन इतना kg 4 kg ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, व्हाट इज द ब्लॉक्स फाइनल स्पीड। तो u 0 है, हमें m पता है, हमें f पता है और हमें t पता है, और हमसे पूछ रहा है v। तो सोचिए, हम ये जानते हैं f और m का इस्तेमाल करके हम a निकाल सकते हैं, f इक्वल टू ma। तो जैसे ही a निकालेंगे यहाँ पे तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो a इज 5। अब हमें a पता है, हमें ये भी पता है u यहाँ पे 0 था और हमसे v पूछ रहा है, तो v का फॉर्मूला होता है u प्लस at। इस कंडीशन में अगर हम गौर से देखें तो a हमारा 5 आया है, u 0 है और t 5 है, तो 5 5 25 इज राइट आंसर। मैं अगली बार से कोशिश करूंगा यहाँ पे राइटिंग ऑप्शन जनरेट करने का, ताकि मैं लिख के आपको ये चीज़ें दिखा सकूं। न्यूमेरिकल में लिखना ज़रूरी होता है, वरना अगर जिन लोगों को फॉर्मूला और फॉर्मूला का एप्लीकेशन नहीं पता है उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखिए, मेरे पास सिर्फ यहाँ 5 मिनट पता है। अगर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता तो मे बी मैं ये टेस्ट 10 मिनट मैक्सिमम लगता मुझे करने में, कम से कम 6-7-8 मिनट में हो जाता है, बट बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मतलब आपसे पूछ रहा है एम्पलीट्यूड को सबसे अच्छे से कौन परिभाषित कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब आपको पता है साउंड में एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, है ना, या फिर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसके मीन पोजीशन से जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे ही उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगला है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ बट देयर क्रॉस सेक्शन एरिया आर इन द रेशियो 1:4। तो रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले का अगर 1 है तो दूसरे वाले का 4 है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो होता है, रेजिस्टेंस का रेशियो उसका इन्वर्स हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो हमें क्या कर देना है, 1:4 को सीधा 4:1 कर देना है, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड बर्न्स विद अ ब्लू नॉन सूटी फ्लेम अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो केरोसिन तो आप सब जानते हैं ब्लैक शूट देता है, जिन लोगों ने बहुत पहले पढ़ाई की होगी लालटेन में, डिबिया में, उन्हें अच्छे से पता है। चारकोल में भी धुआं निकलता है और डीजल इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं आजकल क्योंकि उसमें से धुआं निकलता है, तो ऑप्शन इथेनॉल हो जाएगा, है ना। इथेनॉल को अच्छा फ्यूल माना जाता है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट इथेनॉल को फ्यूल में मिला रही है। अगला है, अ मशीन डज W जूल ऑफ वर्क इन टाइम T सेकेंड, द पावर P वॉट ऑफ मशीन इज गिवन करेक्टली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं W/T होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं ना, तो राइट आंसर P = W/T हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन एटम हैज 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स, तो मास नंबर क्या होगा। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द जेनेटिक वेरिएशन इज एग्जैक्टली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल is in sexually sorry which of the following ensures genetic variation in sexually reproducing animals। तो sexually reproducing animals में genetic variation कौन ensure करता है। तो gametes are formed by mitosis और meiosis मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल टाइम की डिफिशियंसी है। fertilization occurs inside the body, offspring receives genes from both parent, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जीन्स दोनों ही पेरेंट से है इसलिए वेरिएशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगला है, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन व्हाट। हम जानते हैं नील बोर के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ पे यानी डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की गोल ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, को कंजर्व करने का मेन गोल क्या है। तो टू प्रिजर्व इनहेरिटेड करने की कोई क्या ज़रूरत है, या एक्सपेंड नेशनल पार्क, टू अलाउ मोर इंडस्ट्रियल यूज, टू प्रमोट, ऑब्वियसली सबसे मेन ऑप्शन लग रहा है फर्स्ट। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। अब चलिए देखते हैं मेरे मार्क्स कितने बनते हैं।
अब हम ज़रा इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो रैंक 1, क्या बात है, यानी कि जो मेरा स्कोर होना चाहिए था वो 14 के आसपास भी होता तो काम चल जाता, पर मेरा 25 मार्क्स आया है। वैसे भी अभी के टाइम पे अगर आप जनरल कैटेगरीज से हैं तो आपको साइंस में वैसे भी 25 से नीचे मार्क्स लाते हो तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम भी आप 23 से नीचे नहीं जा सकते, वरना आपके मार्क्स पूरे नहीं होंगे। ठीक है, चूँकि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है तो मैं इसमें कुछ भी इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं करूँगा, रिवाइज करने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर आप लोगों के पास भी टेक्स्ट बुक ऐप है तो आप लोग भी टेस्ट लगाइए और देखिए आपके मार्क्स कितने आते हैं, और ज़रूर टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा टेस्ट आप लगाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।